जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं बिलाल अहमद। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। एमक्यूएम का मरकज़ 90 बानी एमक्यूएम की रिहाइश का जहां पर आतिश ज़दगी का वाक़या रूनुमा हुआ, आग लगी या फिर लगाई गई। लेकिन एक बड़ा सवालिया निशान ये है कि क्या 90 दोबारा से तामीर होगा या फिर इत्तलात इस नौयत की आ रही हैं कि बाकी मानदा जो स्ट्रक्चर जो इस वक्त कंडीशन है उसको खतरनाक करार देकर आइंदा चंद रोज में बानी एमक्यूएम की इस निशानी को हमेशा के लिए खत्म कर दिया जाए। खबर क्या है और जराए क्या कह रहे हैं कि जी क्या प्लानिंग है और क्या सोचा जा रहा है और ये कहाँ कोई ऐसा कोई फैसला हुआ या नहीं हुआ, इस पर आपको बताएंगे आज की एक अहम तरीन डेवलपमेंट। लेकिन इसी के साथ जब एक ऐसे वक्त में कि 90 पर आतिश ज़दगी का वाक़या और इस पर दो मुख्तलिफ दावे कि आग लगी और दूसरे फ्रीकैन का कहना कि आग जानबूझकर और एक मनसूबाबंदी के तहत लगाई गई, इस तनाजुर में एमक्यूएम पाकिस्तान यानी कि जिसे एमक्यूएम बहादुराबाद कहा जाता है वहाँ टूट फूट का अमल शुरू हो गया है। तकसीम ऐसी कि आने वाले चंद दिनों में कुछ रुकने कौमी असम्बलियों के इस्तीफे आने की भी इत्तलात आ रही हैं। क्या मामला है, थोड़ी सी बात कर लेते हैं एमक्यूएम बहादुराबाद पर, जहां पर इस वक्त एक कशमकश चल रही है कि पार्टी के ऊपर कौन सा ग्रुप हावी रहेगा, कौन से ग्रुप को पीछे रखना है और आखिर ये ग्रुप बंदियां कहां पर हैं और इनकी सरबराही कौन कौन कर रहा है। तो जरा थोड़ा सा आज खुलकर बात कर लेते हैं। जी हाँ, एक ग्रुप है जिसमें वसीम अख्तर साहब हैं, कहा जाता है कि वो लीड कर रहे हैं, और दूसरा ग्रुप है आमिर खान साहब का, कहा जाता है कि वो उसको लीड कर रहे हैं। और कशमकश का अमल ये है कि कौन से प्लेटफॉर्म के ऊपर कौन से हामी जो लोग हैं उनकी अक्सरियत होगी, ये सारी की सारी कशमकश जारी है। जैसा कि आपके इल्म में है कि जुम्मे के रोज़ जो इजलास हुआ और इस इजलास के बारे में कहा जाता है कि जी ये ख्वाजा इजहारुल हसन, वसीम अख्तर और फैसल सब्जवारी की कोशिशों से इसका इनेकाद हुआ। और इसमें आपको पता है कामरान टसूरी जिनकी शमूलियत के ऊपर डॉक्टर फारूक सत्तार को पार्टी से निकाल दिया गया था 2018 में, और शदीद तरीन इख्तलाफात सामने आए थे। ना सिर्फ कामरान टसूरी को पार्टी में लिया गया बल्कि उनको डिप्टी कन्वीनियर बना दिया गया। ये एक ऐसा मामला था जिसने उस इजलास के अंदर मौजूद जो अरकान थे राब्ता कमेटी के, उनमें भी इख्तलाफात पैदा हुए और वहाँ पर सख्त किस्म का एक रद्द अमल का इजहार किया गया और ये कहा गया कि इस फैसले को वापस लिया जाए। 3 नाम तो अभी ज़ेर गौर हैं जिन्होंने वहाँ पर प्रोटेस्ट किया और ये कहा कि जी ये पूरी सिचुएशन के अंदर जो खासकर डॉक्टर सगीर और दीगर के मामले के ऊपर भी तहफ़्फ़ुज़ात अपनी जगह थे, लेकिन जो कामरान टसूरी की शमूलियत है इसके ऊपर यही कहा गया कि कामरान टसूरी तो वो शख्सियत हैं जिनकी शमूलियत और जिनको डिप्टी कन्वीनर बनाने के ऊपर डॉक्टर फारूक सत्तार को पार्टी से निकाल दिया गया था। तो अब ये खालिद मकबूल सिद्दीकी की सरबराही में जो इजलास हुआ, उस इजलास में जो फैसले किए गए, तो उन्होंने कहा कि हम इन फैसलों को किसी सूरत नहीं मानते। अब ये जो 3 नाम आए हैं, मोहम्मद हुसैन, जावेद हनीफ और किश्वर ज़हरा, और कहा गया कि इनकी जानिब से ये भी दावा सामने आया कि ये तीनों जो है वो ना सिर्फ इन्होंने प्रोटेस्ट किया बल्कि ज़राए ये कहते हैं कि ये तीनों इस फैसलों के बाद वहाँ से रवाना हो गए और उन्होंने कहा कि जब तक ये जो कामरान टसूरी को डिप्टी कन्वीनर बनाने वाला मामला है ये फैसला वापस नहीं होता, तब तक ये वापसी इनकी नहीं होगी और इनसे राब्ता ना किया जाए। अब जाहिर है कि कुछ लोग कहते हैं कि जी इसमें जो कामरान टसूरी की शमूलियत है या बाकी लोगों की शमूलियत है पीएसपी से और दीगर प्लेटफॉर्म से, उसमें वसीम अख्तर साहब का बड़ा किरदार है और वसीम अख्तर साहब ये चाहते हैं कि जो उनके मुखालिफ या मद्दे मुकाबिल तंजीम के अंदर ही आमिर खान साहब का जो ग्रुप है वो स्ट्रॉन्ग ग्रुप है, तो वो चाहते हैं कि उनके ऊपर उनकी बालादस्ती हो और ज़्यादा से ज़्यादा अरकान राब्ता कमेटी या मुख्तलिफ जो प्लेटफॉर्म्स के ऊपर उनको उनकी जो नुमाइंदगी हो वो वसीम अख्तर साहब का जो ग्रुप है उनकी ज़्यादा अक्सरियत हो, ताकि जो भी फ्यूचर के अंदर फैसले होने हों उसमें झुकाव नज़र आए और आने वाले वक्त के अंदर तमाम तर फैसले वो अपनी के मर्जी के
मुताबिक करवा सकें। तो अब बताया ये गया है कि जुम्मे के रोज़ जो कामरान टसूरी को डिप्टी स्पीकर और डिप्टी कन्वीनियर और दीगर जो मामलात हुए, उस फैसले हुए, उस पर अब ये 3 जो किश्वर ज़ाहिरा के बारे में तो यही है कि जी वो आमिर खान ग्रुप साहब की तरफ से वो थोड़ा-सा नरम गोशा मामला होता है और बाकी के बारे के अंदर भी यही पर है। तो इन 3 ने ये कहा है कि ये अगर ये फैसला वापस ना हुआ तो पहली ये होगा मरहला कि जी ये एमक्यूएम की जो तंजीमी जो इनकी ज़िम्मेदारियाँ हैं, वहाँ से सुबुदोशी का ऐलान करेंगे और उसके बाद ये रुकने कौमी असम्बली से भी मुस्ताफ़ी हो सकते हैं और ये मामला बड़ा संगीन होगा क्योंकि ज़ाहिर है कि जो ज़िमनी इलेक्शन के अंदर जो मामला हुआ है, उसमें एमक्यूएम की पोजीशन आप लोगों के इल्म में है कि एमक्यूएम इंतहाई कमज़ोर विकेट के ऊपर आई है और पीटीआई हो या फिर टीएलपी हो, बाज़ हलकों के अंदर टीएलपी ने काफ़ी सख्त मुकाबला किया है और जो अभी हालिया जो इलेक्शन हुआ है, उसके अंदर तो पीटीआई ने विन कर लिया और बड़ी भारी अक्सरियत से विन किया है। और दूसरी तरफ एमक्यूएम लंदन है, उसका जो स्टांस है उन्होंने कहा कि हमने बाईकाट किया और हमारे बाईकाट के ऊपर लबैक किया गया। तो ये जो मामला है यानी कि जो एक तरफ बानी एमक्यूएम का घर नजर आतिश कर दिया गया या हो गया या वहाँ शॉर्ट सर्किट हुआ या मुख्तलिफ जो मौक़िफ़ आया है कि जी वहाँ पर बाकायदा मनसूबे के तहत आग लगाई गई। तो दूसरी तरफ जो एमक्यूएम बाकी बची है यानी कि वो एक हिस्सा पीएसपी का है, दूसरा डॉक्टर फारूक सत्तार अलहदगी में हिस्सा बना के बैठे हैं, फिर तीसरा आफाक अहमद साहब का पहले से है, चौथा जो एमक्यूएम बहादराबाद इस पोजीशन में है और अब एमक्यूएम बहादराबाद के अंदर भी डिवीजन पर डिवीजन होने जा रही है और लगता यूं है कि अगर ये मामला कंट्रोल ना हुए तो एमक्यूएम बहादराबाद के अंदर मजीद टूट फूट होगी और ये जो 2 गिरोह हैं वो आपस के अंदर इनके इख्तलाफात मजीद शिद्दत भी अख्तियार कर सकते हैं। अच्छा, ये तो मामला है एमक्यूएम बहादराबाद का, लेकिन आते हैं जो असल मुद्दा है कि जो 90 का मरकज़ है और जैसा कि हमने आपको लाइव सेशन के अंदर भी ये बताया कि वहाँ पर ये चीज़ें भी नोट की जा रही हैं कि ये कहीं पर कोई वाज़ेह इशारा तो नहीं है कि ज़ाहिर है कि एमक्यूएम लंदन का ये क्लेम है कि जी 22 अगस्त 2016 के बाद से तो वहाँ पर लाइट ही नहीं थी, गैस ही नहीं थी, तो फिर धमाके कैसे हुए? चलें, गैस के भी धमाके हो सकते हैं, कैसे हुए? लेकिन जो रिपोर्ट बनाई गई उसमें कहा गया है कि जी जो एसी लगे हुए थे उसकी गैस की वजह से जो धमाके हुए, वो सारा मामला है। तो बहरहाल ये एक बड़ा क्वेश्चन मार्क है। लेकिन अब ये कहा जा रहा है कि वो जो बिल्डिंग है, वो जल चुकी है और उस घर को आने वाले दिनों के अंदर शायद मेरे ख्याल है असेसमेंट भी हुआ है, सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी ने किया है और उनकी जो मुतवक्का रिपोर्ट है वो यही है कि ये डेंजरस है और इसका खड़ा रहना जो है वो नुकसान का बायस बन सकता है करीब-करीब के घरों के लिए। तो लिहाजा इसको फिल फौर तौर के ऊपर इसका इन्हदाम कर दिया जाए, इसको गिरा दिया जाए ताकि दीगर पड़ोसियों का इस सिलसिले में कोई नुकसान ना हो। तो ये इत्तलात भी अपनी जगह मौजूद है। अब ज़ाहिर है कि बहुत सारे लोग कह रहे हैं कि ये एक पैगाम देना मकसूद था। इस तरफ यानी कि एक तरफ एमक्यूएम लंदन को ये पैगाम देना मकसूद था और दूसरी तरफ जो है वो एमक्यूएम बहादराबाद की जो तंजीमी इश्यूज़ हैं, उसके अंदर एक इंटरफेरेंस का अमल है। तो अब देखना ये है कि एमक्यूएम बहादराबाद, एमक्यूएम लंदन के लिए तो यही था कि जी उनको तो पहले ही सियासत के अंदर जो है वो एक्टिविटीज़ के अंदर वो हिस्सा नहीं ले सकते। तो उनकी बात तो नुकसान तो ये है कि सिर्फ बानी एमक्यूएम का रिहाइशगाह का है। लेकिन दूसरी तरफ पूरी की पूरी जो तंजीम है, तंजीमी स्ट्रक्चर है, उसमें तको-दो ये हो रही है कि कौन सा ग्रुप ऊपर रहेगा और कौन सा ग्रुप जो है वो उसकी पॉलिसीज़ जो है वो मानी जाएँगी, उसके फैसले जो है वो माने जाएँगे और किन की अक्सरियत होगी। तो ये मामला भी बड़ा संगीन पैदा हो गया है। लेकिन अगर अर्बन सिंध के अंदर पॉलिटिक्स को देखा जाए और वहाँ पर जो शहरी सिंध है, इनकी सियासत के अंदर अगर कोई सियासी जमात इस तरीके से नुमाइंदगी नहीं कर पाएगी तो डेफिनेटली जो सिंध है उसकी सियासत के अंदर इसके बड़े बुरे असरात आने वाले वक्तों के अंदर देखे जा सकते हैं और आने वाले हैं। और इसका अंदाज़ा ये जो सैलाबी सिचुएशन है कराची के अंदर, इंफ्रास्ट्रक्चर जो जिस कदर तबाह हुआ है और कोई पुरसाने हाल नहीं है इस शहर का, तो वहाँ पर भी ये आने वाले हालात जो हैं वो मज़ीद ख़राब से ख़राब तर होते चले जाएंगे। इस सिलसिले में आपकी राय क्या है? आप क्या महसूस करते हैं? बानी एमक्यूएम की रिहाइशगाह हो या फिर एमक्यूएम बहादराबाद के अंदर ये टूट फूट और नाराज़गियों का अमल है और ख़ासकर जो कामरान टसूरी की वापसी और फिर एक अहम ओहदा और वो ओहदा जिसकी बुनियाद पर डॉक्टर फारूक सत्तार को पार्टी से निकाल दिया गया था, वो वापस देना किस जानिब ये पैगाम है? क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा, क्या होना चाहिए? इस सिलसिले में आपकी राय क्या है? अपनी कीमती राय का इजहार नीचे दिए गए कमेंट सेक्शन में ज़रूर तहरीर कीजिएगा। एक नए व्लॉग के साथ जल्द मिलेंगे।
लेकिन उससे पहले रिक्वेस्ट है कि अगर आपने करंट अफेयर्स विद बिलाल और नई खोज को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो बरा करें सब्सक्राइब, वीडियो को शेयर, लाइक और बेल आइकन को लाजम प्रेस कीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।